Hi everyone. So in this video we are going to discuss about the complete accountancy part. ठीक है, अकाउंटेंसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या चीज़ होती है, कितनी टाइप्स की होती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ द कॉस्ट ऑन डिफरेंट बेस पे क्या होती हैं। ठीक है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हम ये पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में तीन टाइप्स की होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तीन तरीके की होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, याद रखना कि तीन टाइप्स की क्या होती है अकाउंटिंग होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग डन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन में हम देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं, अकाउंटिंग किसके डन की जाती है, किस लिए की जाती है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि फाइनेंशियल उसकी पोजीशन क्या है। इसमें डेफिनेट पीरियड होता है। क्या होता है डेफिनेट पीरियड, और सेट फॉर्मेट ऑलरेडी इसमें सेट होता है। इसमें बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि इसका एक डेफिनाइट पीरियड होता है, मीन्स इस पीरियड से इस पीरियड तक होता है ये। ठीक है, उसके बाद एक सेट फॉर्मेट होता है ये, और तीसरा कि इसके जो यूज़र्स होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल्स भी होते हैं, दोनों यूज़र्स होते हैं किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है आपकी अकाउंटिंग डन टू नो द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी अकाउंटिंग जब करते हैं, किसके लिए करते हैं, उसकी कॉस्ट जानने के लिए उसकी अकाउंटिंग की जाती है। इसमें भी तीन चीज़ें होती है। इसमें कोई भी डेफिनेट पीरियड नहीं होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिनेट पीरियड होता था, इसमें कोई भी डेफिनेट पीरियड नहीं होता है। ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीरियड जो होता था वो सेट होता था, और कॉस्ट अकाउंटिंग में पीरियड भी ये फॉर्मेट भी सेट नहीं होता है, और ना ही डेफिनेट पीरियड होता है इसमें। और इसमें क्या होते हैं, इसमें इंटरनल्स यूज़र्स ही जितने होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरनल्स ही यूज़र्स होते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरनल्स यूज़र्स ही होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स नहीं होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोनों होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं। थर्ड टाइप की होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग डन टू टेक द मार्जिनल डिसीजंस। ये क्या लिखा है, मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजर डिसीजंस को लेके अकाउंटिंग डन मेरे मैनेजरल डिसीजंस को लेने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कास्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, टू एसरटेन टोटल कास्ट और कास्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि कास्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या होगी, तीसरा कि प्रॉफिट कितना होगा, और तीसरा क्या, टू कंट्रोल द कास्ट, कास्ट को कंट्रोल करने के लिए, और फोर्थ और फिफ्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड बजट मेकिंग। ठीक है, तो पांच ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े इसके कास्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि टोटल कास्ट कितनी हुई है, कास्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसको एसरटेन करनी। थर्ड हमने प्रॉफिट कितना होगा। फोर्थ इज टू कंट्रोल द कास्ट, कास्ट को कंट्रोल करने के लिए, और फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग और बजट मेकिंग क्या रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कास्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ये सब चीज़ें क्या होती है। कास्ट क्या होता है, कास्ट होता है आपका एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कितना एक्सपेंडिचर आपका हुआ है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग होता है आपका प्रोसेस बाई विच द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एसरटेन्ड। प्रोसेस बाई विच द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एसरटेन्ड। ठीक है, एक ये क्या कॉस्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बाई विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज एसरटेन्ड। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बोलता है क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं किसी भी कॉस्ट की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, तीन चीज़ें हमने पढ़ी इसमें, कॉस्ट पढ़ा, कॉस्टिंग पढ़ा और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा। ठीक है, कॉस्ट में क्या हमने पढ़ा कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, कितना एक्सपेंडिचर हमें लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और कॉस्टिंग हमने बोला कि एक प्रोसेस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ए सर्टेन रखने के लिए। तीसरा हमने बोला कास्ट अकाउंटिंग में क्लासीफाइंग रिकॉर्ड ऑफ द
क्लासीफाई करता है, रिकॉर्डिंग रखता है ऑफ अ कास्ट अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स हमने पाँच ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या था, ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हमने बोला था कि टोटल कास्ट कितनी होगी प्रोडक्ट की, या पर यूनिट एरिया प्रोडक्ट की कास्ट कितनी रहेगी। दूसरा हमने सेलिंग प्राइस क्या होगी, तीसरा प्रॉफिट क्या होगा, चौथा हमने बोला था कास्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और फिफ्थ हमने बोला था उसके लिए डिसीजन और बजट मेकिंग क्या रहेगी। उसके पहले हमने बोला था कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस, 3 तरीके की ब्रांचेस होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं, इसमें अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए की जाती है। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, एक इसका डेफिनेट पीरियड होता है, सेट फॉर्मेट होता है, और इसमें बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। कास्ट अकाउंटिंग हमने बोला था कि अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट को जानने के लिए, टू नो द कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की कास्ट को जानने के लिए हम उसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम कास्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें ना ही कोई डेफिनेट पीरियड होता है, ना ही कोई सेट फॉर्मेट होता है, इसमें सिर्फ इंटरनल यूजर्स होते हैं। तीसरा हमने बोला था मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इसमें क्या करते हैं हम मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कास्ट कंट्रोल के बारे में। कास्ट कंट्रोल क्या होता है, कास्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड बजट। कास्ट जो है ना वो कास्ट कंट्रोल का मतलब ही है कि कास्ट जो है वो बजट के बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा मेजर्स क्या होता है इसका, दूसरा मेजर्स इसका होता है मेजर्स टेकन टू गेट बैक टू द सेट स्टैंडर्ड्स। क्या होता है, मेजर्स टेकन टू गेट बैक टू द सेट स्टैंडर्ड्स। तो ये दो होते हैं कास्ट कंट्रोल्स के मेजर्स। सबसे पहले होता है कि कास्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट्स के किसी भी बजट के बाहर नहीं जानी चाहिए, कास्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड द बजट। दूसरा मेजर्स होता है मेजर्स टेकन टू गेट बैक टू द सेट स्टैंडर्ड्स। जो सेट स्टैंडर्ड्स होंगे उसके जो मेजर्स होंगे, मेजर्स उसके लिए लेने, जो सेट स्टैंडर्ड होगा उसको बैक लेने के लिए। दोस्त नंबर टू पे होता है कॉस्ट रिडक्शन होता है मतलब कम करना। मेजर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट आफ्टर कास्ट कंट्रोल। ठीक है, क्या है, मैं इसमें हम मेजर्स लेते हैं किसी भी कास्ट कंट्रोल करने के बाद, इसको हम क्या करने के लिए, रिड्यूस कम करने के लिए। ठीक है, नंबर थर्ड पे आता है आपका नो कंप्रोमाइज़ विद क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है किसके साथ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, मेजर्स लिए जाते हैं कि टू रिड्यूस द कास्ट को कम करने के लिए आफ्टर कास्ट कंट्रोल। पहले कास्ट कंट्रोल करना है हमने। कास्ट कंट्रोल में हमने क्या बोला था कि बजट से बाहर कास्ट नहीं जानी चाहिए, और हमें अगर जाएगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे, मेजर्स लेंगे उन स्टैंडर्ड्स को वापस लाने। कास्ट रिडक्शन में हम क्या बोलते हैं कि जो अब जब कास्ट कंट्रोल होगी उसके बाद उस कास्ट को कम करना, लेकिन इसमें हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इसके साथ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ। नंबर थर्ड पे आता है आपका कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में क्या बोलता है कि पर्सन अपॉइंटेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंट्स। एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा किसके लिए, वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, मेंटेन दैट प्रॉपर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर फॉलोड किए। उसके लिए प्रॉपर रूल्स फॉलोड किए जाते हैं, कास्ट रिड्यूस हो रही है, कास्ट कंट्रोल हो रही है, ये सब हो रहा है, उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ द कास्ट अकाउंट्स के लिए जो मेंटेन करे, उसको हम बोलते हैं कास्ट ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कास्ट की। थिंग्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, वो चीज़ें जो प्रोडक्ट सॉरी थिंग्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, चीज़ें जो किसके लिए यूज़ की जाती हैं, किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसमें क्या लगता है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और अदर एक्सपेंसेस लगते हैं। मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक लेबर भी होता है दो तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और अदर एक्सपेंस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरीके के होते हैं। ठीक है, अब मटेरियल जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होता है एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। एलिमेंट कास्ट थिंग्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मटेरियल लगता है, उसके लिए लेबर लगता है, और अदर एक्सपेंसेस लगते हैं। दोनों सभी क्या होते हैं, तीनों तरीके, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल की बात करेंगे। मटेरियल अगर क्या होगा, डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, रॉ मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट।
डायरेक्ट मटेरियल में हम रॉ मटेरियल को क्या हम डायरेक्टली लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को उसकी प्रोडक्शन करने के लिए हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ इन टी शर्ट, जो क्लोथ लगता है टी शर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, वो डायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम इनडायरेक्टली एंड कैन नॉट बी इजली आइडेंटिफाइड, हम उसको इजली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या हम उसको इजली क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे थ्रेड इन क्लॉथ, ठीक है, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है आपका लेबर। लेबर में आपका डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में आता है आपका एफर्ट्स दैट डायरेक्टली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल टेल, ये क्या है, ये डायरेक्ट एफर्ट है, ठीक है, डायरेक्टली और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए। इनडायरेक्ट एफर्ट्स क्या होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता प्रोडक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई बंदे काम कर रहे हैं, उन पे कोई सुपरवाइजर है, तो वो काम तो नहीं कर रहा है लेकिन वो सुपरवाइज तो कर रहा है, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट लेबर होती है वो। अब अदर एक्सपेंसेस क्या होता है आपके पास, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड एंड अफोर्डेबल टू अ पार्टिकुलर attribute to a particular जॉब, फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी। और इनडायरेक्ट क्या होता है, नॉट इजली आइडेंटिफाइबल टू अ पार्टिकुलर जॉब, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है लेकिन फिर भी हमें तो मिल रही है ना, तो वो क्या होता है, अदर एक्सपेंसेस में आता है। ठीक, ये थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं हम ओवर चार्ट्स। ओवर चार्ट्स क्या होता है, ओवर चार्ट्स होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है, ओवर चार्ट्स क्या होता है, ओवर चार्ट्स होता है आपका एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। जब हम एग्रीगेट मीन्स इकट्ठा करते हैं सभी एक्सपेंसेस को जो डायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हम नहीं लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर चार्ज कहते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट ओवर सॉरी ये क्या था, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है, ओवरहेड्स होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस होता है। ओवरहेड्स क्या होता है, ओवरहेड्स होता है आपका एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें आता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आता है। ये तीन तरीके का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चर ओवरहेड्स, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एक होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तीन तरीके का होता है। तो ओवरहेड्स क्या होता है, ओवरहेड्स होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस तो हर जगह लगते हैं, डायरेक्ट में भी लगते हैं, इनडायरेक्ट में भी लगते हैं, ठीक है। तो जब हम एग्रीगेट करते हैं किसका, ऑल द एक्सपेंसेस, लेकिन नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन, डायरेक्टली वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। इट मीन्स अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए होंगे, है ना। तो इनडायरेक्टली में हमने मटेरियल में इनडायरेक्टली हमने बोला, मटेरियल में इनडायरेक्टली हमने क्या बोला था, क्या होता है मटेरियल में आपका थ्रेड इन क्लॉथ। उसके बाद आपका लेबर में हमने बोला था सुपरवाइजर, और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में आपका आता है सुपरवाइजर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब होता है आपका ओवरहेड्स। ये तीन तरीके का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एक होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपका होता है, तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में होता है आपका इनकर्ड इन द फैक्ट्री। क्या होता है, इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इनकर्ड इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आल्सो कॉल्ड वर्क प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हम बोलते हैं वर्क प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं इसको। इसमें क्या आता है, एग्जांपल क्या इसकी थी, फैक्ट्री रेंट जो हम देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री रेंट जो हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्री हम लगाते हैं, उसको जो हम रेंट देते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आता है, इनडायरेक्ट है ये भी। और डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये सब क्या आता है, किसमें आता है आपको, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आता है। अब अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, नंबर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होता है, इनकर्ड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस, जो चीज़ें जो एक्सपेंसेस हमने कहाँ पे लगते हैं, फैक्ट्री के बाहर
एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो हमें लगते हैं पैसे लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। इसमें आपका सैलरी आता है, रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब किसमें आता है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये सब किसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आपका आता है ऑफिस ओवरहेड, सैलरी, रेंट, इसको ऑफिस ओवरहेड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सैलरी, रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स सॉरी। अच्छा, जो हमें पैसा लगता है इन कनेक्शन विद द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स तो बन गए फैक्ट्री में, उसके बाद हमने उसको ऑफिस, उसके लिए हमने एक सेटअप किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको क्या करना है, सेल और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद सेल करना है। तो उसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, खर्च होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं। उसमें जो खर्चा आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसकी एग्जांपल क्या होती है, आपकी वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग में आपका आता है, एडवर्टाइजिंग में आता है। तो ये सब केस की एग्जांपल्स होती हैं, ये सब एग्जांपल होती है आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड्स हमने बोला, ओवरहेड्स में हमने क्या पढ़ा, ओवरहेड्स में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, एग्रीगेट होता है ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट, जो डायरेक्टली इनकर्ड नहीं होते प्रोडक्शन को, पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आते हैं। ये तीन तरीके के होता है। एक होता है आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जो एक्सपेंसेस हमें आते हैं, क्या, कहाँ पे, विद इन द फैक्ट्री में आते हैं। तो किसी भी गुड्स को बनाना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बनाने में, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो फैक्ट्री रेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। नंबर सेकंड पे हमने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में मैंने आपको क्या बोला, इसमें सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या होता है आपका, जो हमें पैसा लगता है कहाँ पे, आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस, जो ऑफिस बनाने में, उसको बिजनेस को मैनेज करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलते हैं। उसको हम ऑफिस ओवरहेड भी करते हैं। इसमें आपकी सैलरी आती है और रेंट ऑफ द बिल्डिंग्स आता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग में जो पैसे लगते हैं उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। अब टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट्स, COST, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट्स। टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कितने टाइप्स की होती हैं, ये होती है आपकी, सबसे पहले आता है आपका एलिमेंट्स कॉस्ट, फिर आती है ट्रेसेबिलिटी, उसके बाद आती है एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी, फिर आती है आपकी नॉर्मेलिटी, फिर आती है आपकी कंट्रोलेबिलिटी, फिर आता है आपका पीरियड, अकॉर्डिंग पीरियड, फिर आता है आपका मार्जिनल डिसीजन, उसके बाद आता है आपका प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो टोटल कितनी होती है, ये होती है आपकी 8 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट 8 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आप बात करते हैं हम एलिमेंट्स कॉस्ट की। तो एलिमेंट्स कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स कॉस्ट में हम पढ़ते हैं इसके मटेरियल के बारे में, लेबर के बारे में और ओवरहेड्स के बारे में। कितनी कॉस्ट क्या आएगा हमें मटेरियल में लगने में, लेबर्स में, उसके बाद ओवरहेड्स में। ठीक है, अच्छा, 3 तरीके की इसमें आते हैं, एलिमेंट्स आता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगते हैं। उसके बाद आपका ट्रेसेबिलिटी होता है। ट्रेसेबिलिटी में क्या होता है, आपका डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, एक्टिविटी या वेरिएबिलिटी में क्या होता है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसके बाद अगर नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी आपकी नॉर्मल कॉस्ट होती है और एबनॉर्मल कॉस्ट हो सकती है। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी की बात करेंगे तो कंट्रोलेबल कॉस्ट होगा तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकती है। अब अगर बात करेंगे हम मैनेजरल डिसीजन की, तो मैनेजरल डिसीजन में क्या होता है, शट डाउन कॉस्ट हो सकती है, संक कॉस्ट हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है और इम्पोर्टेड कॉस्ट हो सकती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट हो सकती है। उसके बाद अच्छा, शट डाउन कास्ट क्या होता है, आउट ऑफ द पॉकेट कास्ट। शट डाउन कास्ट क्या होता है, आउट ऑफ द पॉकेट कास्ट होता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट और इम्प्यूटेड कास्ट होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपका आता है बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एक एक करके सबको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी पे बात करेंगे हम, और ट्रेसेबिलिटी की पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
ट्रेसेबिलिटी, तो इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है। डायरेक्ट कास्ट क्या होता है, इजली आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट। डायरेक्ट कास्ट क्या होती है, इजली आइडेंटिफाइबल होती है किसी भी प्रोडक्ट में। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। किसको, डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबिलिटी में चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ये क्या होती है, इजली आइडेंटिफाइबल होती है, और क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट में इजली आइडेंटिफाइबल होती है। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होती है, ठीक है। नंबर सेकंड में आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी, इसमें क्या आता है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आता है। तीन चीज़ें आती हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी में तीन चीज़ें आती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस। टोटल कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट में सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, कितनी भी प्रोड्यूस हुई लेकिन कॉस्ट क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होती है, कॉस्ट प्राइस वेरिएबल होती है, और इसको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस होती है वो वेरिएबल होती है, मीन सेम होती है, हर जगह सेम रहती है जो, ठीक है। तो नंबर सेकंड पे आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल क्वांटिटी जो होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस। जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसके हिसाब से क्या होगी, कास्ट भी वेरी करती रहेगी। चेंज मीन्स अप एंड डाउन चलती रहेगी, ठीक है। इसमें कास्ट प्राइस क्या होती है, इज फिक्स्ड। कास्ट प्राइस इज फिक्स्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसको कहते हैं इसको, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना जा रहा है उसको, उस पर डिपेंड करता है ये, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट क्या होती है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंज होती रहती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये पार्शियली फिक्स्ड और पार्शियली वेरिएबल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस किस में आते हैं, अगर आपको पूछेंगे टेलीफोन चार्जेस किस में आते हैं, तो ये आते हैं आपके सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बेसिस अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी के बेसिस पे नॉर्मल कॉस्ट हो सकती है और एबनॉर्मल कॉस्ट हो सकती है। दो तरीके की कॉस्ट हो सकती है, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल कॉस्ट में क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस होती है मीन्स इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस, दीज आर जनरली प्री डिटरमाइंड कास्ट। इसमें क्या, नॉर्मल कास्ट में क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कास्ट होती है, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल्स है, वेजेस टू द वर्कर्स, ये सब क्या होती है, प्री डिटरमाइंड। हमने ऑलरेडी हमको बोल दी थी कि इतना है, इतना है, इतना करना है, तो नॉर्मल कॉस्ट, उसी को हम नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, नॉट इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट कंसिडर्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट चार्ज टू प्रोडक्शन एंड लाइबिलिटी अकाउंट्स इनकर्ड सडनली, फॉर एग्जाम्पल फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। ये सब किस में आती है, एबनॉर्मल कॉस्ट में आती है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी में आपकी आती है दो तरीके, एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है, इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जब भी कोई सी बिजनेस को कंट्रोल्ड में वे में करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। बोलेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नॉट इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब अगर हम बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के भी बेस पे कितनी है आपकी, दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी कैपिटल कॉस्ट, एक होती है आपकी रेवेन्यू कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट में आपका आता है इनकर्ड वंस बट इट्स बेनिफिट इज टेकन फॉर ओवर द ईयर्स। ये क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ एक ही बार ली जाती है, उसके बाद ये बेनिफिट इसको सालों साल तक लिया जाता है, इसका कैपिटल कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता है, इनकर्ड ऑन अ रूटीन बेसिस। इसको कैसे लिया जाता है, तो रूटीन बेसिस पे लिया जाता है, तो बेनिफिट्स कैन बी टेकन ओनली वंस। इसमें भी बेनिफिट्स जो है वो बेनिफिट्स कैसे लिए जाते हैं, एक ही बार लिए जाते हैं, क्योंकि ये रूटीन बेसिस पे लिए जाते हैं, तो बेनिफिट एक ही बार लिया जाता है। कैपिटल कॉस्ट में क्या होता है, बेनिफिट्स इज टेकन फॉर ओवर द ईयर्स। इसमें हम बेनिफिट्स लेते रहते हैं, नॉट इन रूटीन एंड यूजुअली लार्जर अमाउंट। कैपिटल कॉस्ट रूटीन में नहीं होती है, रेवेन्यू कॉस्ट रूटीन में होती है, रूटीन बेस्ड होती है। इस पे कैपिटल कॉस्ट में हम जो बेनिफिट लेते हैं वो ओवर द ईयर्स लेते हैं, और रेवेन्यू कॉस्ट में हम जो
प्रॉफिट है, बेनिफिट है, मीन्स वो हम सिर्फ एक ही बार लेते हैं, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट में लार्जर अमाउंट लगाया जाता है। ऑन द बेस ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल, अगर हम प्लानिंग और कंट्रोल की बेस पे बात करेंगे तो ये कितने दो तरीके का और होता है। बजट कॉस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजट कॉस्ट में होता है कॉस्ट ऑफ होल बजट प्रोडक्शन, पूरे बजट की प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें लगी उसको बोलते हैं बजटिंग कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, बजट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट हमें लगी उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन के बेस पे अगर बात करेंगे तो एक होती है शटडाउन कॉस्ट, एक होती है आपकी संक कॉस्ट, एक होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होती है आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट, एक होती है आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, और एक होती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। 7 टाइप्स की कास्ट्स होती हैं। किसमें 7 टाइप्स की कास्ट होती है आपकी, अगर हम बात करेंगे मैनेजरियल डिसीजन पे। तो सबसे पहले अगर बात करें एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शटडाउन कास्ट की, तो शटडाउन कास्ट में आपका क्या आता है, शटडाउन कास्ट में आता है आपका कॉस्ट इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या होती है, कॉस्ट इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस इज ऑपरेटिंग और शटडाउन कास्ट, कॉस्ट इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस में आता है, तो इसको हम शटडाउन कास्ट कहते हैं। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी इसकी एग्जांपल। उसके बाद संक कास्ट, संक कास्ट क्या होता है, कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड इज नॉट रिलेवेंट टू करंट डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंसेस जो हम एडवर्टाइजिंग पे लगाते हैं ना, वो क्या होती है, संक कास्ट होती है, ठीक है। जो कास्ट कब लगती है, कब पास्ट एंड इज नॉट रेलेवेंट इन द करंट डिसीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, संक कास्ट कहते हैं। उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, कॉस्ट फॉरगॉन होता है, कॉस्ट फॉरगॉन होता है व्हाइल क्लोजिंग वन अल्टरनेटिव और द अनदर। उसके बाद होता है इम्प्यूटेड कास्ट, इम्प्यूटेड कास्ट क्या होता है, नेशनल कास्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग कॉस्ट कंपेरेबल। फॉर एग्जाम्पल रेंट और ओन बिल्डिंग एटसेट्रा इज नॉट एक्चुअली पेड बट कैन बी टेकन एज कास्ट नेशनलिटी। अब अगर हम बात करेंगे कास्ट पॉकेट कॉस्ट की, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की, मीन्स आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की, कॉस्ट विच इज पेएबल इन कैश एज अगेंस्ट कॉस्ट विच एज डेप्रिसिएशन विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। आउट ऑफ पॉकेट कैश का मतलब होता है जब हम किसी भी अमाउंट को पे करते हैं इन कैश में, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है आपका करंट कॉस्ट एट विच एन एसेट और मटेरियल कैन बी रिप्लेस विद द आइडेंटिकल वन फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट में क्या होता है, मार्जिनल कास्ट रेफर्स करता है टू द चेंज इन द टोटल कास्ट। किसमें मार्जिनल कास्ट रेफर करता है चेंज इन द टोटल कास्ट ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से आपका वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसमें जो चेंज आएगा टोटल कास्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कास्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, कास्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कास्ट सॉरी कास्ट अकाउंटिंग के बारे में अभी तक हम, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कास्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट ऑन डिफरेंट बेसिस। उसके बाद कास्ट शीट को पढ़ेंगे जिसमें एलिमेंट्स और इसको पढ़ेंगे एलिमेंट्स और फॉर्मेट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले आपको हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कास्ट में पीछे पढ़ा था कि एलिमेंट्स ऑफ कास्ट क्या होता है आपका। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट आपका मटेरियल पे बेस्ड होता है आपका लेबर बेस, एक होता है आपका एक्सपेंस बेस। इसमें मटेरियल पे हमने क्या देखा था, डायरेक्ट देखा था और इनडायरेक्ट देखा था, लेबर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा था, और अदर एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि ओवरहेड्स क्या होता है, उसको हमने देखा था एग्रीगेट एक्सपेंस देखा था, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट था, तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखा था आपने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग में हमने प्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट। टाइप्स ऑफ कास्ट के बारे में हमने बात किया था। टाइप्स ऑफ कास्ट के बारे में हमने बोला था एलिमेंट्स के बेस पे, फ्लेक्सिबिलिटी बेस पे, एक्टिविटी आर, वेरिएबिलिटी बेस, नॉर्मलिटी बेस, कंट्रोलेबिलिटी, पीरियड अकाउंटिंग
अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे, उसके बाद मार्जिनल डिसीजन और प्लानिंग एंड कंट्रोल के बेस पे ये सब चीज़ों को क्या किया था, पढ़ा। ठीक है। एलिमेंट्स में हमने बोला था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पढ़ा था, 3 तरीके पढ़े थे। और ट्रेसेबिलिटी में हमने बोला था डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट क्या होता है। और एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी में हमने बोला था कास्ट और वेरिएबल कास्ट क्या होती है। नॉर्मलिटी में हमने बोला नॉर्मल कास्ट और नॉर्मल कास्ट क्या होती है। ऐसे करते करते हमने सब कॉस्ट के बारे में बताया। ठीक है। ठीक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी में क्या बोला था आपको, डायरेक्ट कास्ट होता है, इनडायरेक्ट कास्ट होता है। इसी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट ऑफ द नोन एज, इसको चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड डायरेक्टली नहीं है। ठीक है। मीन्स टोटल कास्ट कितनी है, अगर 10,000 है या 20,000 है तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी होंगे आपकी 1,000 होंगे। तो कास्ट पर यूनिट कितनी आएगी आपकी, तो कास्ट पर यूनिट आपको कितना आएगा 10। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी अवेलेबिलिटी ये भी आपको मैंने बताया। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी भी बोला था मैंने आपको, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग कंट्रोल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल डिसीजन, ये सब हमने पढ़ लिया। इसमें मैं 7 कीवर्ड। अब बात करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है आपका, कॉस्ट शीट होता है आपका स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉस्ट इनपुट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज प्रेजेंटेड मोस्टली बाय लार्ज फॉर्म जो होती है ये करते हैं कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या होती है, स्टेटमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसकी, वेरियस कॉस्ट इनपुट जो एट डिफरेंट स्टेजेस में हम किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में वेरियस डिफरेंट स्टेजेस की जो हमें कॉस्ट लगी है उसको स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, कॉस्ट शीट। ये एक वेल प्रेजेंटेड मैनर में बनाई जाती है। कॉस्ट शीट कौन बनाएगा, उसकी बहुत बड़ी बड़ी पेज वही कॉस्ट शीट बनाएगा। शीट विच रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ द, क्या होता है ये शीट होता है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट ऑफ द, रिप्रेजेंट करता है। शीट दैट शोज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये शीट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को भी शो करता है। उसके बाद कंपैरिजन विद द कॉस्ट ऑफ एनी अदर पीरियड टू ascertain इन डिफरेंस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी। ठीक है। ठीक है। तो कहाँ की हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने 5 6 चीज़ें हमने क्या होती है, कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट उसके बाद आता है आपका फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फॉर्मेट क्या होना चाहिए कॉस्ट शीट का, तो ये होता है आपका कॉस्ट शीट ऑफ ABC को, मीन्स जो भी फॉर्म है उसका नाम फॉर द दिस पीरियड, इस पीरियड के लिए। सबसे पहले उसमें क्या लिखा होगा, पार्टिकुलर्स लिखे होंगे, उसने टोटल कास्ट कितनी है उस चीज़ की, उसके बाद पर यूनिट कास्ट कितनी है उस चीज़ की। उसके बाद एक शीट आगे बनाएंगे हम उसको, फिर लिखेंगे आपका। ठीक है। तो पार्टिकुलर्स में आपके सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल के बारे में लिखेंगे, है ना, कि डायरेक्ट मटेरियल कितना था और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी। ठीक। उसके बाद हम बोलेंगे उसका डायरेक्ट लेबर में डायरेक्ट एक्सपेंस कितने आए, उसका टोटल कास्ट कितनी थी, पर यूनिट कास्ट कितनी आई उसके, है ना। उसके बाद आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, इसमें एडिशन होता है वर्क्स ओवरहेड में रेंट आता है आपका, इसका फैक्ट्री इंश्योरेंस आता है इसका, और डायरेक्ट मटेरियल आता है। ठीक है। उसके बाद वर्क
वर्क कॉस्ट में क्या आता है आपका, वर्क कॉस्ट आता है इन्फॉर्मेशन क्या होती है इसमें, ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं, सैलरीज पे तो ऑफिस एम्प्लॉई जो आती है देते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, बैंक चार्जेस जो लाते हैं और डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, और उसको जब हम टोटल कास्ट लिखते हैं आगे, उसके बाद परमानेंट कास्ट लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं कास्ट शीट। फ्यूल इन द कार, कास्ट ऑफ, उसके बाद आता है फ्यूल इन द कार, ये सब किस में आता है आपका, वर्क कॉस्ट में। उसके बाद कॉस्ट प्रोडक्शन, इसमें इंफॉर्मेशन किसकी आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग की, उसके बाद सेल्स मैन सेल्स की आती है। ठीक है, तो उसकी जब हम टोटल कास्ट करते हैं, उसके बाद परमानेंट कास्ट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं आपका वर्क कास्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद कास्ट ऑफ सेल्स एंड टोटल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें क्या आता है आपका, प्रॉफिट्स आता है और सेल्स आता है। जब इनकी टोटल कास्ट कितनी थी और परमानेंट कास्ट कितनी आ रही, इसकी शीट्स बनाते हैं, टोटल ओवरऑल शीट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट शीट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कास्ट शीट। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट शीट में सबसे पहले आता है आपका प्राइम कास्ट, जिस नंबर पे आता है आपका वर्क कास्ट, इस नंबर पे आता है आपका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइम कास्ट क्या होता है, प्राइम कास्ट होता है कंप्राइजिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिव, जिसमें भी आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिव की बात करेंगे, जो डायरेक्टली यूज हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है। वर्क कास्ट में क्या होता है आपका, वर्क कास्ट में आपका प्राइम कास्ट होता है प्लस वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, वर्क ओवरहेड्स प्राइम कास्ट प्लस वर्क, प्राइम कास्ट को मिला के, प्राइम का जो हमने ऊपर वाला बीच को मिला के, और वर्क ओवरहेड्स दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, वर्क कास्ट बनता है। वर्क कास्ट में क्या होता है आपका, फैक्ट्री कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट, फैक्ट्री कास्ट होती है, प्रोडक्शन कास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद वर्क ओवरहेड्स में क्या आता है आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आता है, वर्क ओवरहेड्स में। ठीक है, तो वर्क कास्ट में आपको दोनों मिला, दोनों के कॉम्बिनेशन होता है, प्राइम कास्ट भी इसमें होता है और प्राइम कास्ट को भी मिलाया जाता है इसमें, और वर्क ओवरहेड्स को भी मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंबर 3 पे आता है आपका कौन सा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को वर्क कास्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है, वर्क कास्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्क कास्ट में क्या आता था आपका, प्राइम कास्ट प्लस वर्क ओवरहेड, लेकिन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके तीन क्या आता है, वर्क कास्ट मतलब प्राइम कास्ट प्लस वर्क हेड और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मीन्स ऑफिस ओवरहेड, इसमें मिलाते हैं, इसको क्या बनते हैं आपको, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, नंबर 4 पे आता है आपका टोटल कास्ट। टोटल कास्ट पे आप टोटल कास्ट मतलब टोटल, ठीक है, कास्ट ऑफ सेल्स एंड कास्ट ऑफ गुड्स सेल्स। ठीक, कास्ट में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है आपका। ठीक, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है आपका, प्राइम कास्ट आता है, उसके बाद आपका वर्क कास्ट आता है, और उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइम का प्लस वर्क का प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव का, और प्लस हम करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स करेंगे, ये क्या हमारे पास बन जाएगा टोटल कास्ट। ठीक है, चलो एक था एलिमेंट्स ऑफ कास्ट के बारे में, कास्ट शीट के बारे में। तो टोटल 4 तरीके के एलिमेंट्स ऑफ कास्ट शीट, पहले होता है प्राइम कास्ट, दूसरा होता है वर्क कास्ट, तीसरा होता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और चौथा होता है टोटल कास्ट। अब पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं, कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद बैच कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशन कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ऑपरेशन कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल मेथड्स ऑफ कास्टिंग, सबसे पहले हम वेरिएबल मेथड्स ऑफ कास्टिंग पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ कास्टिंग, कौन कौन से मेथड्स हैं कास्टिंग। तो अभी मैंने आपको ऊपर बोला कि वेरियस मेथड कौन कौन से कास्टिंग के आपके, जॉब कास्टिंग में, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, बैच कास्टिंग, यूनिट कास्टिंग, प्रोसेस कास्टिंग, उसके बाद ऑपरेशन कास्टिंग, ऑपरेटिंग कास्टिंग और मल्टीपल कास्टिंग। ये सब क्या है आपके वेरियस मेथड के, किसकी, कास्टिंग कास्ट और कास्टिंग में फर्क है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉलो डिफरेंट मेथड, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है वो डिफरेंट मेथड को फॉलो करती हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ देयर वर्क, क्योंकि उनका जो वर्क काम होता है ना वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट इंडस्ट्री है, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, किसके लिए, कास्टिंग के लिए।
फॉलोइंग आर द मेथड। ये मेथड्स हैं। अब जॉब कास्टिंग में अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में अलग होता है, बैच, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम जॉब कास्टिंग को देखेंगे। जॉब कास्टिंग को देखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस में क्या क्या है। तो ये है सिलेबस आपका, सिलेबस फॉर द अकाउंट असिस्टेंट। हमने क्या किया अभी तक, ये भी पढ़ लिया आपने, 21 से तो पढ़ते रहते हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडियन वर्ल्ड, ये भी पढ़ लिया है। नेशन, ये भी पढ़ दिया हमने। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी भी पढ़ लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड लेक भी पढ़ लिया हमने। वेदर एंड क्लाइमेट भी पढ़ लिया। बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ लिया। उसके बाद JNK यूपी में, JNK यूपी का ये भी हमने पढ़ लिया। हिस्ट्री भी, इकोनॉमी भी, आपका जियोग्राफी भी पढ़ लिया, हेरिटेज भी पढ़ लिया। बॉर्डर सिक्योरिटी में JNK रेगुलेशन एक्ट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अभी तक अकाउंटेंसी में हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी में अभी तक हमने पढ़ा आपका क्या पढ़ा अभी तक अकाउंटेंसी में हमने, अकाउंटेंसी में अभी तक हमने पढ़ा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ना क्या क्या हमने इसमें, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजट कंट्रोल भी अभी हमने पढ़ा। तो पढ़ना क्या क्या अभी तक हमने इसमें पढ़ना, हमने इसमें इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टर्म्स पढ़ना है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल पढ़ना है। वोचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है आपका। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ना है। लेजर अकाउंट पढ़ना है। कैश बुक, फाइनेंस ऑर्डर पढ़ना है हमें। एलिमेंट्स ऑफ द डबल एंट्री पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस पढ़ना है। ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है हमें। प्रॉफिट अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें पढ़ना है। कॉस्टिंग शीट हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, कंसेप्ट ऑफ द सोशल अकाउंटिंग करना है। और उसके बाद आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम हमें पढ़ना है इसमें। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है। टैक्सेशन, टैक्स लॉज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है हमें इसमें। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ना पड़ेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट, बजट कंट्रोल, ये पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया। उसको डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। टोटल कितने टॉपिक्स हैं आपके, 19 टॉपिक्स, ठीक है। 19 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 19 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 19 टॉपिक्स कितने हैं, 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका 30 मार्क्स का है आपका, ये रेफरेंस का जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ये 30 मार्क्स का है। इसमें इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर दोनों है। और 30 मार्क्स का आपका ये है अकाउंटिंग है ना। 30 मार्क्स का अकाउंटिंग है। उसके बाद आपका आता है 10 मार्क्स की आती है आपकी जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का बहुत कम है, 10 ही मार्क्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है 10 मार्क्स की, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका भाइयों मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको कितना 10 नंबर का मैथमेटिक्स भी है। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आपकी 10 नंबर की है ना। उसके बाद आपका 10 नंबर की साइंस भी है और 10 नंबर का कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था आपका, ये है टोटल आपका जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के साथ जाएंगे। तो चलिए अब हम वापस चल के हम फिर से लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम जॉब कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। जॉब कास्टिंग क्या होता है, यूज इन दोज केसेस वियर वर्क इज अंडरटेकन ऑन रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर लाइक प्रिंटिंग प्रेस, मोटर वर्कशॉप, इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा। क्या होता है जॉब कास्टिंग, क्या होता है, यूज इन दोज केसेस वियर वर्क इज अंडरटेकन ऑन रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर लाइक प्रिंटिंग प्रेस, मोटर वर्कशॉप, इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉब कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, पहले कस्टमर्स का ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके बाद हम उसका काम करते हैं, उसको हम जॉब कास्टिंग करते हैं। इसमें हम प्रोडक्शन इज़ नॉट हाईली रिपीटेटिव, इसमें प्रोडक्शन हाईली क्या रिपीटेटिव नहीं होता है। मीन्स एक बार अब जिसने प्रिंटिंग प्रेस कराई वो तो दोबारा वही चीज़ दोबारा से नहीं करवाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मोटर वर्कशॉप करा दी तो उसके बाद वो नहीं कराएगा दोबारा। इंटीरियर डेकोरेशन करा दी तो बहुत साल तक चलती थी, जॉब कास्टिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली रिपीटेटिव नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज़ डिटरमाइंड सेपरेटली, इसमें हर एक जॉब की जो कॉस्ट है वो सेपरेटली डिटरमाइंड की जाती है। उसके बाद होता है आपका कंट्रैक्ट कास्टिंग। कंट्रैक्ट कास्टिंग में क्या होता है आपका, सूटेबल फॉर कौन सी क्या होता है आपके कंट्रैक्ट कास्टिंग होती है, विच आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम्स, हाईवेज एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट कास्टिंग करते हैं। कंट्रैक्ट इज अ बिग जॉब, कंट्रैक्ट क्या होता है, बिग जॉब होता है, वाइल अ जॉब इज स्मॉल कंट्रैक्ट। जॉब क्या स्मॉल कंट्रैक्ट होती है, लेकिन कंट्रैक्ट क्या होते हैं, बिग जॉब होती है। इट में कंटिन्यू फॉर मोर देन ईयर्स, ये मोर देन ईयर्स तक भी हो सकती है। आल्सो नोन एज टर्मिनल कास्टिंग, इसको हम टर्मिनल कंट्रैक्ट कास्टिंग को टर्मिनल कास्टिंग भी
कहते हैं। याद रखना कंट्रोल कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में आपका आता है एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स नोन एज बैच। इसको हम क्या कहते हैं? लॉट्स नोन एज बैच। आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स नोन एज, इसको हम बैच यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिस्कुट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा। इसमें क्या आता है आपका? इसको हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन बैच, कॉस्ट ऑफ ईच बैच डिटरमाइंड सेपरेटली इन बैच कॉस्टिंग। पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ द बैच अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ बैच, कितनी हुई उसको हम पर यूनिट कॉस्ट। उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है? यूनिट कॉस्टिंग को आल्सो नोन है सिंगुलर आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग को सिंगुलर आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं। सुटेबल फॉर फर्म्स वेयर ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर आइडेंटिकल सच फर्म्स एंगेज इन माइनिंग, ब्रिक, सीमेंट वर्क एक्सेट्रा, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कॉस्टिंग। ईच यूनिट ऑफ आउटपुट हैज आइडेंटिकल कॉस्ट। ईच यूनिट आइडेंटिकल कॉस्ट होती है। कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर विद द टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। उनको यूनिट कॉस्ट कॉस्ट कॉस्टिंग नहीं कहते हैं। Process costing होता है if the product process for a different stages it is desired to know the cost of production each stage। क्या होता है cost costing? cost costing होता है कि अगर एक प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर डिफरेंट स्टेजेस से हुआ है तो ये क्या है? एक डिसाइड है टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच स्टेज इन ऑर्डर टू एसरटेन दिस कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग इज। इसमें क्या करता है? कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल्स, पेपर मेकिंग फैक्ट्री एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं? आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल के कॉस्ट का पता लगाया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपका आता है यूज ऑफ कंसर्न रेंडरिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग, पावर सप्लाई, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके लिए यूज की जाती है? केस ऑफ फार्मर्स, ट्रीटमेंट सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग, पावर सप्लाई, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं आपका? ये वाली कॉस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक यूज मैनी कॉस्ट ऑफ ठीक है। ऑपरेशन कॉस्टिंग है प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग की, इसको हम क्या कहते हैं? इसकी हम सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग अब नेक्स्ट है ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है? ऑलमोस्ट जैसे कॉस्टिंग में बट ये डिफरेंस इन दैट कॉस्ट कॉस्टिंग इंडस्ट्री रियल प्रोडक्ट्स आर ऑल बेसिकली कॉस्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग but has some variation in total cost of quality as laptop computer। इसमें क्या करते हैं? ऑपरेशन कॉस्टिंग इज रिफाइनमेंट ऑफ कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग का जो रिफाइनिंग कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग होती है आल्सो नोन एज हाइब्रिड कॉस्टिंग। इसी को हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ऑपरेशन कॉस्टिंग इज रिफाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। रिफाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्टिंग को रिफाइनमेंट कॉस्टिंग कहते हैं। आल्सो नोन एज हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम। हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम इसको ऑपरेशन कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। एज प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, इसीलिए हम इसको हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम कहते हैं। किसको? ऑपरेशन कॉस्टिंग में बोथ जॉब प्रोसेस या प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों इंक्लूड होती है। इसमें हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम हाइब्रिड में ठीक है। उसके बाद होता है आपका मल्टीपल कास्टिंग। मल्टीपल कास्टिंग क्या होता है? मल्टीपल कास्टिंग यूज इन इंडस्ट्री वियर सेवरल पार्ट्स आर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? इसमें सेवरल पार्ट्स होते हैं, सेपरेटली प्रोड्यूस होते हैं एंड देन असेंबल्ड इनटू सिंगल फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? सिंगल फाइनल प्रोडक्ट होता है सच एज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, रेडियो इंजन एक्सेट्रा। इसको हम आल्सो नोन एज
कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग को कंपोजिट कॉस्टिंग भी, ठीक है, मल्टीपल कॉस्टिंग को कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। नाउअडेज दिस मेथड हैज मीनिंग, तो आप इस मल्टीपल कॉस्टिंग को क्या किया करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। यूजिंग कहाँ पर यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे सेल पार्ट होते हैं, जहाँ पे सेल पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री में सारे पार्ट अलग अलग प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। एंड देन असेंबल्ड इन द सिंगल और फाइनल प्रोडक्ट सच एज फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स रेडियस इंजन एक्सेट्रा, वहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग कास्ट लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट कॉस्टिंग भी बोलते थे, लेकिन अब ये कुछ सेकंड में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब पार्ट 4 कॉस्ट अकाउंटिंग में, अब इसको पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम टेक्निक्स क्या पढ़ेंगे, इसमें हम टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में आपका आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो टेक्निक कॉस्टिंग कितनी तरीके की होती है आपकी, 5 तरीके की होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में आपका आता है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, दे आर यूज बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होती है आपकी किसके लिए, कास्ट को कंट्रोल करने के लिए, एंड मेकिंग सम इम्पॉर्टेंट मार्जिनल डिसीजन, और कुछ मार्जिनल डिसीजन लेने के लिए। दीज टेक्निक्स आर कैरिड आउट लॉन्ग विद एनी अदर मेथड। कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस आर टेक्निक्स ऑफ एसेटिंग कॉस्ट। वेरियस टेक्निक्स क्या होती है कास्टिंग में, अभी 5 तरीके मैंने आपको बोला, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, और उसके बाद आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 5 टेक्निक्स आते हैं। सबसे पहले अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की मार्जिनल कॉस्टिंग एक होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक होता है आपका 3 तरीके की मार्जिनल कॉस्टिंग की 3 तरीके, एक होती है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एक होता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, और तीसरी होती है आपकी डिफरेंट टेक्निक यूज इन टेक्निक्स फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, और कुछ डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसमें क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूज़ की जाती है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यूज़ किया जाता है, उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस यूज़ किया जाता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ किया जाता है। ये किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका होता है अमाउंट ऑफ चेंज, मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज का मतलब होता है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हुआ है इन द टोटल कास्ट। अगर टोटल कास्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा ना, तो टोटल कास्ट में ऑफ अ प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में आपका कोई भी प्रोडक्ट बनाने में आप टोटल कास्ट में उसकी अमाउंट में कितना चेंज आए, मीन कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कास्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन और मोर यूनिट, एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में हमें कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी कीमत लगती है, उसकी कितने पैसे लगते हैं, उसको हम क्या करेंगे, मार्जिनल कास्ट, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा यूनिट बनाने में हमें कितनी कॉस्ट लगती है, कितने पैसे लगते हैं, उसको क्या करेंगे, मार्जिनल कास्ट कहते हैं। इसी को वेरिएबल कास्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कास्ट को वेरिएबल कास्ट, ऊपर भी हमने पढ़ा था, मार्जिनल कास्ट को वेरिएबल कास्ट भी कहा जाता है। मार्जिनल कास्ट क्या होता है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, याद रखना मार्जिनल कास्ट बोलो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मार्जिनल कास्ट, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। अब मार्जिनल कास्टिंग क्या होता है, कास्ट में बड़ा कास्टिंग कहते हैं, इट इज़ अ कास्टिंग सिस्टम वेयर प्रोडक्ट्स आर सर्विस आर वैल्यूड एट वेरिएबल कास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं वो वैल्यूड कहाँ पे की जाती है, वेरिएबल कास्ट पे की जाती है। ओनली द वेरिएबल कास्ट फॉर द एडिशनल यूनिट वैल्यू इज कंसीडर्ड ऑन द वेरिएबल कास्ट, इसी को हम वेरिएबल कास्टिंग भी, इसको वेरिएबल कास्ट बोलते हैं, वेरिएबल कास्टिंग बोलते हैं। फिक्स कास्ट आर नॉट कंसीडर्ड एज दे रिमेन कांस्टेंट विद द चेंज इन इट्स, तो इसमें आपकी फिक्स कास्ट जो होती है कंसीडर नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे चेंज आती रहती है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ द मार्जिनल कास्ट, प्राइसेस जो डिटरमाइन होती है मार्जिनल कास्ट से डिटरमाइन होती है। अब बात करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो इट इज़ मैनेज टूल, क्या होती है, मार्जिनल मैनेजमेंट टूल होता है विच इज यूज्ड टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं, एक मार्जिनल टूल होता है जो यूज़ किया जाता है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के रिलेशनशिप को जानने के लिए, इसके बारे में स्टडी करनी है। इट शोज द इफेक्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑन प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ फिक्स्ड ओवरहेड, कहाँ पे क्या है, कहीं पे क्या है, फिक्स ओवरहेड से हायर द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट लोअर विल बी द
पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ। उसके बाद कहते हैं रेलिवेंट टू ऑल द डिसीजन मेकिंग ऑफ द एरिया सच एज टू डिटरमाइन प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, SPDAP मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट वेरियस लेवल्स ऑफ ओके। उसके बाद आपका बात करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है? दिस रेशो इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी आंसर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को इंडिकेट करता है आपका प्रॉफिट, इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक्सप्रेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द, इसमें रिलेशनशिप किसके बिटवीन बताता है? कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में बताता है। दिस मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट टू द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स में क्या किया जाए तो उससे क्या होता है? आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इस रेशो को कैलकुलेट किया जाता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, इस रेशो से क्या किया जाता है? इसको आपका कैलकुलेट किया जाता है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेटिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका और एक चीज़ का फार्मूला वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, जिसका फार्मूला आपका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। उसके बाद आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एक सिचुएशन होती है वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज नाइदर मेकिंग मनी। क्या होती है ब्रेक इवन सिचुएशन इज एक सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नाइदर मेकिंग, ना ही मनी बनाती है, नार लूजिंग, ना ही मनी बनाती, ना ही वो मनी को लूज करती है, बट ऑल द कॉस्ट हैव बीन कवर्ड। इसमें लेकिन सारे कॉस्ट को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। दिस एनालिसिस स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू वेयर टोटल कॉस्ट इज टोटल रेवेन्यू। इट इज कंसर्न विद द कंप्यूटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये दो ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके का होता है। एक आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, क्रिटिकल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, तो अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट जो दी गई, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट जिसका होता है आपका, जिसका होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, दूसरा होता है आपका बैलेंसिंग पॉइंट। एक होता है आपका रेफर टू दैट लेवल ऑफ आउट। अच्छा, बैलेंस इवन पॉइंट, बैलेंस इवन पॉइंट्स, बैलेंस इवन पॉइंट को क्या कहते हैं? ये टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट होता है विच इवनली ब्रेक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जो इवनली ब्रेक क्या करता है? कॉस्ट और रेवेन्यू करता है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट ऑफ लॉस कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको ब्रेक इवन पॉइंट। अब बात करते हैं आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन सेल्स में आपका ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स किसके बराबर होता है? सेल्स एट ब्रेक इवन प्राइसेस। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेक्टेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बारे में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बनाते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स होता है सेल्स एट ब्रेक इवन प्राइसेस। हायर द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी, अगर जितना हायर द मार्जिन होगा सेफ्टी का उतना ही क्या होगा? हायर विल बी द चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही पता नहीं हायर चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और इसलिए वाइस वर्सा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, मीनिंग मतलब ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट का होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्लान पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या होती है? प्लान पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये तो कॉस्ट का मतलब है, और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? इट इज सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन विच क्या होता है? सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग होता है जहाँ पे इन विच फर्स्ट द स्टैंडर्ड्स आर सेट आउट एंड फर्स्ट सबसे पहले क्या होती है? स्टैंडर्ड्स इसमें सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं एंड देन कंपेरिजन बिटवीन द, उसके बाद कंपेरिजन किया जाता है किसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड ईच प्रोडक्ट ऑफ सर्विस विद इट्स एक्चुअल कॉस्ट एंड एनालिसिस वेरिएंस के बीच में। उसके बाद क्या होता है? रिलेटेड टू प्रोडक्ट, क्या होता है? रिलेटेड टू प्रोडक्ट होता है एंड इट्स कॉस्ट ओनली, प्रोडक्ट और इट्स कॉस्ट की रिलेटेड होता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, व्हाट कास्ट क्या होगी उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो माइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग के बारे में। डायरेक्ट कॉस्टिंग कहता है ये टेक्निक होती है कॉस्टिंग ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ चार्ज। क्या होती है? ओनली डायरेक्ट कॉस्ट पर चार्ज की जाती है टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर चार्ज
टू P&L अकाउंट्स। इनडायरेक्ट कास्ट आर नॉट इंक्लूड, इनडायरेक्ट कास्ट इंक्लूड नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि वो कहाँ से चार्ज की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, P&L अकाउंट से चार्ज की जाती है, तो चार्ज की जाती है, ठीक है। इट इज़ ये क्या होती है? एक टेक्निक होती है इसकी कॉस्टिंग की, जहाँ पे हम ओनली डायरेक्ट कास्ट और चार्ज अपॉन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट कास्ट कहाँ से चार्ज की जाती है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज की जाती है, और इनडायरेक्ट इसमें इंक्लूड की जाती है। तो बाद यूनिफॉर्म कास्टिंग क्या होता है? इट इज़ द यूज ऑफ द सेम कास्टिंग प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिसेड बाय द वेरियस बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉस्ट रेट इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन इजीली कंपेयर विद द इंटरफॉर्म्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्या होता है? अंडर दिस टेक्निक कॉस्टिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट इंकर्ड थ्रूआउट द प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट आर कंसिडर्ड। इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कास्ट को ही हम कहते हैं फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, आल्सो नोन एज फुल कास्टिंग। एब्जॉर्प्शन कास्ट को ही फुल कास्टिंग भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एब्जॉर्प्शन कास्ट को फुल कास्टिंग भी कहा जाता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कॉस्टिंग का टॉपिक, अकाउंट्स का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के। इसमें हम बिजनेस इंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कंजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेटिज्म के बारे में, मेटेरियलिटी के बारे में, एक्यूरल के बारे में, और मैचिंग एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जरा देखते हैं हम ये कितने पेजेस का है। ठीक है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। उसके बाद टैक्सेशन है आपका, टैक्सेशन को थोड़ा ज़्यादा टैक्सेशन है। टैक्सेशन को ज़्यादा चले गया है ना।